हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इन्हीं के बेस्ड है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वाली बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो पहला लॉ ये कहता है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है, उसका नेचर कैसा है। रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर रनिंग कर रहे हैं, लेट अस सपोज, है ना, रोड पर रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कांटेक्ट में सरफेस जो है वो रोड है और आपका शूज़ है। वही सरफेस अगर आप मार्बल पे चल रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ पॉलिश डिफरेंट हो गई। वही सरफेस अगर चेंज होके पार्क में किसी मिट्टी वाला सरफेस हो जाए, ठीक है, तो वो सरफेस चेंज हो जाएगी। कहीं आप सैंड पर हैं, ठीक है ना, रेगिस्तान में चले गए किसी सैंड वाले एरिया में, वहाँ पर आप रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेट ऑफ पॉलिश डिफरेंट हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। सेकंड पॉइंट है इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर मान लिया जाए ये एक ब्लॉक है, मैं सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ, जिसका मास m है, अगर अप्लाइड फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट और ये अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। इट इंडिपेंडेंस ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। मान लिया जाए एक ब्लॉक है जिसका साइज इतना है और इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना है। एक अनदर ब्लॉक है जिसका साइज इतना है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस वाले ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। एक ये इतना बड़ा ब्लॉक है तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये इससे भी ज़्यादा है 1, 2 से। तो कहता है ये इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब तक नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लगता रहेगा, तीनों केस में नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स एफ यहाँ लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एफ आर मैक्स एस दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल, तो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ द सरफेस। जितना मर्जी एरिया बड़ा हो छोटा हो, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगती है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितना बड़ा, अगर ये आपके माइंड में आ सकता है कि ज़्यादा बड़ा एरिया तो ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेसेस। मतलब अगर मान लिया जाए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अप्लाइड फोर्स यहाँ लगी है, और बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट होता है, r ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे mg उसको बैलेंस करता है, तो r जो है बच्चों mg की बराबर है, अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा होने से क्या होगा बच्चों, अब मैं आपको इस साइड समझाता हूँ। तो अगर एफ आर मैक्स एस दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, तो हम डायरेक्टली का साइन हटा देंगे, यहाँ पे म्यू एस आ जाएगा, वेयर म्यू एस जो होता है ये कोफिशिएंट होता है ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट है हमारे पास, तो ये कोफिशिएंट एस आया है, तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं आएगा, स्टैटिक आएगा, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। अच्छा, अब इसके बारे में इसकी यूनिट बता दो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है,
तो दोनों से दोनों अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 के बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। तो ये यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। इतनी बात आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और इसके ऊपर MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यू मस्ट नो कि क्या यूनिट है। इन 3.4 पॉइंट से आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज भी आपका असर्शन रीजन और आपका MCQ वाले पार्ट में और यू कैन से न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ कहता है द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। लेट अस सपोज आपके पास ये आपकी एक ब्यूटीफुल सी कार है जिसको आप चला रहे हैं। तो अगर आप इस डायरेक्शन में किसी फोर्स से गाड़ी आगे बढ़ती है, मैंने बोला किसी फोर्स से आगे गाड़ी बढ़ती है, नॉट वेलोसिटी, फोर्स। तो ये गाड़ी चलने में कुछ फोर्स लगती है, तो पीछे की तरफ दैट इज अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो कहता है द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब आपकी गाड़ी हमेशा रोड पे तो चलेगी नहीं, कभी कभार वो एक ऐसे एरिया में भी चलती है जहाँ पर मड वाला एरिया होता है, बारिश में भी चलती है। तो हर टाइम जो डिफरेंट एरिया पर जब उसका कांटेक्ट होता है, रोड से अलग की बात कर रहा हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट वैल्यू रहती है। जैसे जैसे उसका नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, डिफरेंट होता चला जाएगा, तो अपोज करती चली जाएगी, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब भी आप गाड़ी चलाएंगे किसी फोर्स से, वेलोसिटी से नहीं, किसी फोर्स से जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसका मोशन को अपोज करती है। और उसके बाद वो बोल रहा है उसकी वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन तो मतलब जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ द कांटेक्ट। ठीक है बच्चों। थर्ड कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। आप 100 की स्पीड से चलाइए, 50 की स्पीड से चलाइए, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक फ्रिक्शन। वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज जो मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अप्लाइड फोर्स की, उस पर डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको समझते हैं। तो कहता है जैसे अभी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन का करा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर R ऊपर लग रहा है, नीचे बच्चों mg है, अप्लाइड फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, तो Fr दैट इज K, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नॉर्मल रिएक्शन के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के आर हो जाएगा। R इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू के जो हो जाएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बच्चों क्या ऐसा होता है? ये एक तो डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। तो यू कैन से ये बन जाएगा लिमिटेड काइनेटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होता है। अब इसके बाद एक छोटी सी बात जो आप सभी बच्चों को याद रखनी है, एक MCQ पूछा जा सकता है आप बच्चों से। क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना, वो ग्रेटर देन क्या होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड यू नो दैट ये म्यू एस आर की बराबर है और ये म्यू के आर की बराबर है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ये आपसे पेपर में 4 ऑप्शन के बेस्ड पूछा जा सकता है कि इसमें से आउट ऑफ द 4 ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यू मस्ट नो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? तो ये एग्जाम में डिफाइन पूछी जाती है। उस डिफाइन को समझाने से पहले मैं आपको फिगर के थ्रू इस डिफाइन को क्लियर कराता हूँ।
लेट अस सपोज ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक जिसका मास m है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, लेट इट बी n और यू कैन से r, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, mg लग रहा है। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है f और लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट इज Fr मैक्स s। तो ये अगर फिगर आपको क्लियर होती है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, तो कहता है अगर मैं यहाँ से यार इस तरीके से एक लाइन निकालता हूँ तो ये रिजल्टेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों, रिजल्टेंट हुआ। अब ये रिजल्टेंट किसका है, रिजल्टेंट किसका है बच्चों ये, तो हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो एंगल मानते हैं इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं थीटा। तो ये अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो बच्चों ये वाला साइड भी लिमिटिंग फ्रिक्शन मानी जाएगी पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो हम इसको भी नॉर्मल रिएक्शन मान सकते हैं, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट जो है ये किस किस का रिजल्टेंट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का। क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो कहता है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच इज द रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ किस किस का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये एंगल थीटा बना है, ठीक है बच्चों। अगर ये डिफाइन क्लियर होती है तो इस फिगर के अंदर tan थीटा निकालिए। चलो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली साइड को हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं लेट इट बी P। इन ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो इन राइट ट्राइंगल MOP तो tan थीटा किसकी बराबर है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो वी कैन राइट PM बाय OM। तो tan थीटा हो जाएगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन R। एंड यू नो दैट ये वाला जो पार्ट का रेशियो होता है, ये लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो फोर्थ पार्ट कराया है ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है, जिसमें थीटा हो जाता है tan इनवर्स म्यू एस। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होती है। तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है, तो लेट अस सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है। अगर मैं धीरे धीरे इसे यहाँ से उठाता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चलो मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। मान लिया जाए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे इस तरीके से एक बॉडी रखी है जिसका मास m है, 1 डिग्री 2 3 4। तो ये 4 इज द एंगल ऑफ रिपोज व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। मतलब इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। मतलब अगर मान लिया जाए आपके पास कुछ इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है तो ये एंगल फाई है। ये बॉडी जब स्लाइड, पहले किस में थी, स्टैटिक फ्रिक्शन में थी। जैसे आप धीरे से ऊपर करेंगे तो ये स्लाइड कर गई, तो स्लाइड कर गई तो पीछे कौन सी फ्रिक्शन लगी होगी, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन लगी होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, mg। अब ये एंगल कितना बनेगा आपका, फाई, ये सिखा चुका हूँ मैं। तो ये बनेगा mg cos फाई एंड दिस इज mg sin फाई। तो इस फिगर को ध्यान में देखते हुए mg sin फाई लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो फ्रॉम फिगर mg sin फाई जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, और बच्चों r जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos फाई। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 हो गई। तो ऑन डिवाइडिंग 1/2 तो mg sin फाई बाय mg cos फाई जो बन जाएगा वो Fr मैक्स एस, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, mg से mg कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू tan फाई। तो बच्चों tan फाई जो हो गया वो
म्यू एस की बराबर आ गया। तो यहाँ पर एंगल रिपोज भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है, वहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बराबर आया था। अब इनके बीच का एक रिलेशन है कि अगर tan फाई म्यू एस है तो यही किसके बराबर है, tan थीटा। तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो वी कैन से इन इक्वेशन से एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। तो यू मस्ट नो कि ये वाला पार्ट आपको ढंग से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू।